नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इजरायल और हमास की जंग में यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने परमाणु युद्ध के खतरे की घंटी बजा दी है। इजरायल पर इस वक्त हमास की बजाय हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह की ओर से हमले हो रहे हैं। इन दोनों को हथियार और समर्थन ईरान से मिल रहा है। ईरान की अमेरिका और इजरायल दोनों से दुश्मनी है। यह तय माना जा रहा है कि अगर हमास और इजरायल की लड़ाई से ईरान पूरी तरह दूर नहीं हुआ तो यह जंग अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। इसके लिए अमेरिका को तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उसकी 400 परमाणु मिसाइलें अंडरग्राउंड लॉन्च पैड साइलोस पर पहुंच गई हैं। हमास के खिलाफ इजराइल की जंग का 44वां दिन। इजरायली सेना गाजा पट्टी को तहस नहस कर चुकी है। गाजा पट्टी में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म है और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन अभी इस जंग का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमास को खत्म करने की लड़ाई अब गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक इलाके में भी शुरू हो गई है। मिडल ईस्ट में ये जंग सिर्फ झांकी है। हर बीतते दिन के साथ गाजा की जंग एक महाविनाशक परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। जो इजराइल और हमास या हिजबुल्लाह के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है। इसके लिए अमेरिका ने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, परमाणु पनडुब्बियों और जमीन में बनाए गए साइलोज में तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के परमाणु हथियारों के भंडार में लगभग 5500 वॉरहेड हैं, जिनमें 1/3 यानी लगभग 1800 न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में हैं। अमेरिका के इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा पनडुब्बियों पर तैनात है और अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां इस वक्त दुनिया में कहां-कहां घूम रही हैं, ये अमेरिका के अलावा कोई नहीं जानता। अमेरिका के परमाणु हथियारों में सबसे घातक है मिनटमैन 3 मिसाइल। पचपन से 50 फीट लंबी मिनटमैन 3 मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और अपने टारगेट पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के रणनीतिक ठिकानों पर ऐसी 400 मिसाइलें विशेष चैम्बर में तैनात हैं। एक बटन दबाते ही परमाणु मिसाइलों के साइलों का ढक्कन खुला
तो मिनटमैन को अमेरिका से चीन और रूस पहुंचने में आधे घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। इस परमाणु मिसाइल को अगर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो 20 मिनट का वक्त काफी है। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तैनात करना शुरू किया था। रूस के परमाणु हमले की धमकियों से निपटने के लिए पेंटागन ने अपने न्यूक्लियर भंडार को 100 अरब यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के बजट से अपग्रेड करना शुरू किया। इसमें बड़ी रकम न्यूक्लियर साइलोज की देखरेख में खर्च होती है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइलों को लॉन्च से पहले जिन साइलोज में रखा जाता है उसके ढक्कन का वजन लगभग 1000 किलो होता है। इनका तापमान हर वक्त 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करना जरूरी है। मामूली गड्ढे जैसे दिखने वाले परमाणु साइलोज के एक सेंटर की देखरेख पर हर घंटे $55,000 खर्च होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परमाणु साइलोज कितने खास और महत्वपूर्ण है। अभी तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस या चीन के खिलाफ ही होगा, लेकिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास और इजराइल की जंग ने भी अब परमाणु हमले की आशंका बढ़ा दी। इस आशंका की जड़ है ईरान, जिसके समर्थन से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजरायली सेना ही काफी है और उसके लिए परमाणु बम की जरूरत नहीं। फिर परमाणु युद्ध की आशंका क्यों? इसकी वजह है ईरान, जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी है। चीन के रक्षा विशेषज्ञ और फुदान इंस्टीट्यूट फॉर बेल्ट एंड रोड एंड ग्लोबल गवर्नेंस के कार्यकारी निदेशक हवांग रेनबेई ने आगाह किया है कि अगर हमास के खिलाफ जंग में ईरान की एंट्री हुई तो अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। ये चेतावनी हवाई नहीं है, क्योंकि ईरान की सरकार गाजा पट्टी की लड़ाई के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ आग उगल रही है। ईरान के विदेश मंत्री का नया बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि गाजा की जंग बहुत जल्द ईरान बनाम अमेरिका इजराइल युद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, पिछले 40 दिनों से अमेरिका ने तेहरान में स्विट्जरलैंड के दूतावास के जरिए पैगाम भेजे हैं। उनके जवाब में मैं यही कहना चाहता हूं कि ईरान इस जंग का विस्तार नहीं चाहता, लेकिन मिडल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल का जो रवैया है वो खतरनाक है। अगर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध अपराध नहीं रुका तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत में इस जंग का दायरा बढ़ना निश्चित है।
ईरान के अलावा इजराइल को परमाणु हमले के लिए तुर्की भी लगातार उकसा रहा है, जिससे मामला उलझ गया है। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला इस्लामिक देश तुर्की ही था। तुर्की नाटो का भी सदस्य है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने 3 दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी कि अगर दम है तो इजराइल अपने परमाणु हथियार निकाल कर दिखाए। Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamaktır. इजराइल ने कभी ये कबूल नहीं किया कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी एजेंसियों का दावा है कि इजराइल के पास 90 से 200 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड है। माना जाता है कि इजराइल ने फ्रांस की मदद से परमाणु हथियार बनाए हैं, जिसका खुलासा पहली बार 1986 में इजराइल के एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन ने किया था। उस टेक्नीशियन को मोसाद ने इटली से पकड़ा, उसे गद्दार घोषित करके 18 साल कैद की सजा सुनाई गई और रिहाई के बाद भी उस टेक्नीशियन के कहीं आने जाने पर रोक लगा दी गई। जानकार मानते हैं कि चूंकि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है और अगर इजराइल अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका और फ्रांस पर आरोप लगेगा कि उन्होंने इजराइल को चोरी से परमाणु हथियार बनाने में मदद की। लिहाजा ईरान के इस जंग में कूदने के बाद मोर्चा अमेरिका ही संभालेगा, जो कई साल से ईरान को सबक सिखाने के लिए मौके के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। और बड़ी खबर आ रही है, गाजा पट्टी में आईडीएफ ने भीषण हमले किए हैं। एक साथ हमास की कई सुरंगों पर हमला बोल दिया है आईडीएफ ने। हमले के बाद धुएं का गुबार उठा वहां पर। और इजरायल और हमास की जंग में यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने परमाणु युद्ध के खतरे की घंटी बजा दी है। इजरायल पर इस वक्त हमास की बजाय हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह की ओर से हमले हो रहे हैं। उधर गाजा पट्टी के साथ ही यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर भी एक बार परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS जैसा एडवांस मिसाइल सिस्टम और F-16 फाइटर प्लेन देकर रूस के गुस्से की आग भड़का दी है। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जब गाजा पट्टी में हमास और इजरायल की जंग में उलझी है, ठीक उसी दौरान जंग के पुराने मोर्चे पर परमाणु हमले का खतरा एक बार फिर लौट आया। जंग का पुराना मोर्चा यानी यूक्रेन, जो अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों के दम पर बीते 634 दिनों से रूस का कहर झेल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार कम कर दी थी, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS यानी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम देकर राष्ट्रपति पुतिन का क्रोध फिर से भड़का दिया। Но если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины,
приезжают к нам на чаепитие. यूक्रेन को अमेरिका से मिली मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर ही है, लेकिन अमेरिका को इसका जवाब देने के लिए रूस की संसद ड्यूमा ने परमाणु हमले का दरवाजा खोल दिया। रूस ने खुद को न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से अलग करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन का ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका और पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर भी जारी कर दिया। छब्बीस अक्टूबर को रूसी सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स ने परमाणु हमले का युद्धाभ्यास किया और अब खबर है कि रूस ने क्रीमिया के नजदीक अपनी दक्षिणी सीमा के पास सबसे घातक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को न्यूक्लियर साइलोस में पहुंचा दिया है। न्यूक्लियर सिलोस में किसी परमाणु मिसाइल के पहुंचने का मतलब यही होता है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपना इरादा भी खुलकर बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रूस के लिए जो भी देश खतरा बनेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। मैं सबको कहना चाहता हूं कि रूस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी ने हमारी ओर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से लॉन्च हुई, वो कहीं से भी हो, लेकिन उसके जवाब में हमारी 100 परमाणु मिसाइल लॉन्च होंगी और दुश्मन के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। रूस ने जिस एवनगार्ड मिसाइल लॉन्च व्हीकल को परमाणु हमले के लिए मोर्चे पर तैनात किया है, उसका इस्तेमाल रूस की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। 208 टन वजनी RS-28 सरमत वही मिसाइल है जिसे पूरी दुनिया शैतान 2 के नाम से जानती है। इसके वॉरहेड में परमाणु और हाइड्रोजन दोनों तरह के महाविनाशक शस्त्र शामिल हैं। रूस ने अपनी इस परमाणु मिसाइल की धमकी यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही दे दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने तब साफ लफ्जों में कहा था कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका या नेटो के किसी सदस्य देश ने अपनी सेना उतारी तो रूस अपनी रक्षा के लिए पूरी दुनिया को खत्म करने से भी नहीं हिचकेगा। पुतिन की उसी धमकी की वजह से अमेरिका और नेटो के सदस्य देश यूक्रेन की तरफ से जंग में सीधे उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। नेटो या अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का फैसला अब भी नहीं किया है। फिर रूस परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल अमेरिका ने काफी आनाकानी करने के बाद यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की हामी भरी थी। अब खबर है कि यूक्रेन के पायलटों की F-16 विमान उड़ाने की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में यूक्रेन की वायुसेना F-16 विमानों से रूस पर हमले के लिए तैयार होगी। रूस में सीधा हमला अगर नहीं भी हुआ तो क्रीमिया पर यूक्रेन का हमला तय माना जा रहा है। यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता का दावा है कि F-16 के एक्शन में आते ही रूस के खिलाफ जंग की तस्वीर बदल जाएगी। F-16 से खतरे की बात रूस भी मान चुका है, इसीलिए रूस ने यूक्रेन सीमा पर अर्ली वार्निंग एडवांस सिस्टम और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ा दी है। जानकार मानते हैं कि अगर F-16 के दम पर यूक्रेन ने रूस के डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया तो राष्ट्रपति पुतिन परमाणु हमले का आदेश भी दे सकते हैं।
दुनिया पर परमाणु युद्ध की तलवार चीन ने भी लटका दी है। बीते 2 साल से चीन साइलोस यानी परमाणु मिसाइलों के अंडरग्राउंड लॉन्च सेंटर बनाने में जुटा है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और वीडियो से पता चला कि ये परमाणु साइलोस पश्चिमी चीन के रेगिस्तानी इलाकों में बनाए जा रहे हैं। I spend a lot of time on satellite photos, monitoring what's going on, and obviously trying to make sense of it. And so after China declared an exercise with some mobile missile launchers a few years back, they mentioned this area in the central part of northern China. दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना बीते 1 दशक से परमाणु हथियारों की तैनाती के लिए साइलोस बनाने में जुटी है। चीन की ये तैयारी ताइवान पर कब्जे की रणनीति का हिस्सा है। चीन को मालूम है कि ताइवान पर उसका हमला हुआ तो टक्कर सीधे अमेरिका से होगी। अमेरिका को दूर रखने के लिए ही चीन अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है और उसके लिए साइलोस भी बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। भीषण जमीनी जंग, हमास के हमले में आईडीएफ के टैंक तबाह हो गए। हमले में इजरायल के कई टैंक खत्म हो गए। तो देखिए, ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजा में आईडीएफ के हमले रुक नहीं रहे हैं, लेकिन गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जेनिन में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है और वहां पर आप देख सकते हैं अब गाजा के बाद ये वॉर थोड़ी बहुत वेस्ट बैंक की तरफ बढ़ती हुई। एक और बड़ी खबर देखिए, जेनिन में आईडीएफ पर बहुत बड़ा हमला। हमास ने आईडीएफ के सैन्य वाहन को उड़ाया। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया। और चलिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं ऐसा खुफिया ठिकाना जिसके नाम से अमेरिका और इजरायल भी कांपते हैं। यहां ऐसी तबाही का जखीरा मौजूद है जिसका सीधा कनेक्शन इजरायल हमास जंग से है। इस खतरनाक जगह का नाम है बैका वैली, जो लेबनान में पड़ती है। लेबनान यानी हिजबुल्लाह का गढ़। हिजबुल्लाह मतलब वो संगठन जिसके लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्सेस के सामने मोर्चा संभाले हुए हैं। आज हम आपको इस सीक्रेट अड्डे के बारे में बताने वाले हैं जहां हिजबुल्लाह के हथियारों का डिपो है, मिसाइल फैक्ट्री है। यह जगह हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ी ताकत है तो बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती। इसलिए इजरायल की भी यहां नजर बनी हुई है। आज पहली बार हम आपको रहस्यों से भरी लेकिन युद्ध के रुख को कभी भी बदल देने वाली इस जगह के बारे में बताने वाले हैं। इजराइल हमास जंग के 44 दिन बीत चुके हैं और इन 1.5 महीनों में इजराइल ने गाजा में बड़ी बढ़त बनाने का दावा किया है। लेकिन 7 अक्टूबर से जारी युद्ध में शुरुआत से हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ सुपर एक्टिव है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर उसने आईडीएफ के लिए इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी कि इजराइल को अपनी सीमा के पास बसे इलाके को खाली करना पड़ गया, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके लगातार रॉकेट और मिसाइल दाग रहे थे। लड़ाई के दौरान ऐसे कई वीडियो आए जिसमें लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के कम्युनिकेशन टावर को टारगेट करते दिखे ताकि आईडीएफ के 4 सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके। मकसद ये था इजराइल को उनकी हरकतों का पता न चल पाए।
आईडीएफ का दावा है कि इस जंग में हिजबुल्लाह के 200 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं, लेकिन उसका हौसला कम होता नहीं दिख रहा है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और आईडीएफ के बीच हो रहे हमलों की जो तस्वीरें और वीडियो आ रहे हैं, वो नए युद्ध के खतरे को बढ़ा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के वेपन डिपो और कमांड सेंटर को बारूद बरसाकर बर्बाद किया गया है। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजरायली आर्मी के बीच जिस पैमाने पर अटैक हो रहे हैं, उससे लग रहा है कि किसी भी वक्त इजरायल लेबनान के बीच युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को सबसे बड़ी चेतावनी दी है। नेतन्याहू एक तरफ अपने सैनिकों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने दुश्मनों को भी संदेश दे रहे हैं। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए जो कहा है कि वो युद्ध को आशंका बढ़ाने वाला है। नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को धमकी देते हुए कहा है कि युद्ध के विस्तार की सोचने वाले भूल कर रहे हैं। हमारी सेना और नागरिकों पर हमला भारी पड़ेगा। हमले कर हिजबुल्लाह आग से खेल रहा है। जवाब में हिजबुल्लाह को बड़ी आग झेलनी पड़ेगी। हमें आजमाने की कोशिश न करें। इजराइल का नुकसान करने वालों का नाश कर देंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भी कह चुके हैं, लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ने से रीजनल वॉर की आशंका है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका को भी युद्ध में घसीटेगा। लेकिन इतनी धमकी और चेतावनी के बाद भी हिजबुल्लाह का हौसला पस्त नहीं पड़ा है। उसके नेता हसन नसरुल्लाह न केवल इजराइल को बल्कि उसके साथ खड़े सभी देशों को अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में सवाल यह है कि हिजबुल्लाह की असली ताकत क्या है? वो किस दम पर इजराइल और अमेरिका को ललकार रहा है? क्या हिजबुल्लाह के पास इतने हथियार हैं कि वो इजराइल से भिड़ सके? आज वैसे हर सवाल का जवाब हम आपको देने वाले हैं, जिसने हिजबुल्लाह को इस युद्ध का बड़ा खिलाड़ी बनाया हुआ है। दरअसल हिजबुल्लाह हमास से बड़ा, खतरनाक और ताकतवर संगठन है। उसके पास लड़ाकों के साथ हथियारों का जखीरा भी है। ये बात बेंजामिन नेतन्याहू को भी पता है। तो सवाल है कि क्या हिजबुल्लाह अपने हथियार खुद बनाता है या फिर इसके लिए वो किसी और के भरोसे है? आपको हम पहले सवाल का जवाब देते हैं। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह की ताकत क्या है, यही एक नाम आता है बेक्का वैली। इस जगह के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि इस घाटी में कैसे हिजबुल्लाह की जान बसती है। अगर यहाँ इजराइल ने हमला बोला तो हिजबुल्लाह की जान निकल जाएगी। लेबनान की बेक्का वैली ही वो सीक्रेट ठिकाना है जहाँ हिजबुल्लाह तबाही के हथियारों को तैयार करता है।
इसी बेक्का वैली में उसकी बड़ी हथियार फैक्ट्री है, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेज है जिन्हें 2019 में इजराइल ने जारी किया था। इसमें जगह जगह कई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने दावा किया कि यही हथियारों के इंजन बनाए जाते हैं, विस्फोटक तैयार किए जाते हैं, लॉजिस्टिक एरिया है। बेक्का वैली ही वो खुफिया अड्डा है जहां हिजबुल्ला अपने लिए मिसाइलों का जखीरा तैयार करता है। हिजबुल्ला की पुरानी अनगाइडेड रॉकेटों को प्रिसिजन मिसाइल में बदलने की कोशिश है। इसके अलावा मिसाइलों का उत्पादन भी अपने दम पर करने का प्लान है। दावा है कि हिजबुल्ला के पास 1.5 लाख मिसाइलें हैं और इसी बेक्का वैली में हथियारों का बहुत बड़ा गोदाम है। इजराइल सरकार का दावा है कि बेक्की वैली और उसके आसपास के इलाकों में यह हथियारों को तैयार किया जा रहा है, जिसका पर्दाफाश उसने 2019 में ही कर दिया था। इजराइल ने बेक्का वैली में इससे जुड़े सैटेलाइट तस्वीरें भी उस वक्त जारी की थी, जिसमें इस साइट पर हलचल देखी गई थी और हथियारों के उत्पादन का दावा किया गया था। हालांकि 2019 में ये पता नहीं चल पाया था कि यहाँ 100% कैपेसिटी से काम हो रहा है या नहीं। लेकिन इजराइल ने हिजबुल्ला की इस ताकत को ध्वस्त करने के लिए तब प्लान बनाया था। उसी साल आईडीएफ ने दक्षिण बैरूत में ड्रोन से हमला किया था। बताया गया कि दक्षिण बैरूत से शिप के जरिए बेक्का वैली में तबाही के हथियार का कच्चा माल पहुंचाया जा रहा था, लेकिन इजराइल ने ऐसा होने नहीं दिया और उसे रास्ते में ही तबाह कर दिया था। दरअसल बेक्का वैली में इजराइल की वायुसेना ने 1982 में भी हमला किया था। तब हथियारबंद लड़ाकों को खत्म करने के लिए ग्राउंड फोर्स लेबनान के अंदर घुस आई थी। उसी दौरान उसकी एयरफोर्स ने बेक्का वैली में अटैक किया और उसकी मिसाइलें ध्वस्त कर दी थी। बेक्का वैली लेबनान की सबसे उपजाऊ भूमि किसी जमाने में हुआ करती थी, लेकिन मिट्टी के कटाव और धुआंधार पेड़ों की कटाई के कारण यह आज की तारीख में सबसे बंजर भूमि में गिनी जाती है। बेक्का वैली कभी लेबनान का सबसे उपजाऊ इलाका हुआ करता था, लेकिन मिट्टी के कटाव और पेड़ों की धुआंधार कटाई की वजह से बंजर भूमि में बदल गई। 2021 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लेबनान के साथ मिलकर इस इलाके में नई जान फूंकने का बीड़ा उठाया, लेकिन ये वैली हिजबुल्ला की पूरी नजर से कभी आजाद नहीं हो पाई। आज भी वहाँ उसके विध्वंसक वेपन तैयार होते हैं, जिनके जरिए वो इजराइल को निशाना बना रहा है। यही बेक्का वैली हिजबुल्ला की ताकत है, जिससे इजराइल ही नहीं अमेरिका भी थर्राता है। यही बनी मिसाइलों और रॉकेटों के दम पर वो पश्चिमी देशों को लगातार ललकार रहा है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल बेक्का वैली में हमला करेगा? क्या हिजबुल्ला के हथियार डिपो को आईडीएफ टारगेट करेगी? अगर बेक्का वैली में इजराइल ने अटैक किया तो क्या होगा? इजराइल अभी गाजा से हमास का नामो निशान मिटाने के मिशन में जुटा हुआ है। हालांकि वो लेबनान बॉर्डर पर भी मोर्चा ले रहा है, लेकिन उसके लिए हमास से बड़ी चुनौती हिजबुल्ला साबित हो रहा है, क्योंकि उसके पास जो हथियार हैं वो हमास से ज्यादा घातक हैं। यही इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का कारण है। ऐसे में अगर इजराइल को हिजबुल्ला को धूल चटाना है तो उसे उसकी ताकत यानी बेक्का वैली को निशाने पर लेना होगा, लेकिन आईडीएफ के लिए यह इतना आसान नहीं होने वाला। कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला के हथियार गोदाम जमीन के नीचे भी बने हुए हैं, जहां उसकी मिसाइलें और रॉकेट सुरक्षित रखे हुए हैं।
इन ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल ने 4,500 से 5,000 पाउंड के बम रखे हैं ताकि जमीन के नीचे तक विस्फोट का असर हो और हिजबुल्लाह के वेपन को तबाह किया जा सके। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वो हिजबुल्लाह से सीधे भिड़ा तो इसका मतलब लेबनान से युद्ध होगा। अभी तक दोनों तरफ से वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन सीधी जंग का ऐलान किसी ने नहीं किया है। धमकियां दोनों तरफ से दी जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब हमला हुआ किताब, लेकिन ऐसा अब तक हुआ नहीं है। आखिर क्यों? इसके लिए हमें हिजबुल्लाह की युद्ध लड़ने की ताकत को जानना जरूरी है। एक्सपर्ट मानते हैं कि हिजबुल्लाह के पास आज की तारीख में 1 लाख रॉकेट हैं जो इजराइल के किसी इलाके को हिट कर सकते हैं। इसके पास रूस में बनी कत्यूशा मिसाइल है जिसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। हिजबुल्लाह के जखीरे में ईरान में बने राद, फज्र और जिलजिल रॉकेट भी हैं जो कत्यूशा से ज्यादा घातक हैं। हिजबुल्लाह के मुखिया नसरुल्लाह भी कह चुके हैं कि 2006 के बाद उसके संगठन के पास गाइडेड और प्रिसिजन सिस्टम है जो अगर इजराइल की तरफ दाग दिए गए तो वहां किसी परमाणु बम जैसी तबाही आ जाएगी। आज की तारीख में उसके पास लाखों की तादाद में सिर्फ रॉकेट ही नहीं बल्कि एंटी टैंक मिसाइलें 80, 380, 480, 580, 13 और RPG 29 हैं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें SA 7SA 14 SA 16 और SA 22 हैं। याकूट जैसी एंटीशिप मिसाइलें हैं। इनके अलावा खतरनाक ड्रोन है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ये ड्रोन काफी सस्ता और काफी संख्या में बनाए गए हैं ताकि इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस को चकमा दिया जा सके। 7 अक्टूबर के बाद सब जान चुके हैं कि आयरन डोम की क्षमता सीमित है क्योंकि उस दिन हमास ने 5,000 रॉकेट दागे जिन्हें रोकने में यह सिस्टम पूरी तरह फेल रहा था। इजराइल का यह आरोप है कि सितंबर में ईरान ने दक्षिणी लेबनान में हवाई पट्टी तैयार की जहां से इजराइल पर अटैक को अंजाम दिया जा सके। यहां ड्रोन को रखने के लिए भी पर्याप्त जगह बनाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर इजराइल के खिलाफ ड्रोन हमलों की बौछार की जा सके।